नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन एग्ज़ाम में स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के अंतर्गत साहित्य शब्द की उत्पत्ति, अर्थ, परिभाषा एवं उसके भेद पर चर्चा किए थे। आज हम उसके आगे बात करेंगे साहित्य के भेदों में। साहित्य के भेद में जहाँ हमने बंध या शैली के आधार पर कितने भेद होते हैं ये देखे थे। तो जिसमें जैसे महाकाव्य, प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य इत्यादि आते हैं। इसी प्रकार इसी क्रम में हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, किंतु उसके पहले आपने पूर्व वीडियो में जो कुछ पढ़ा था उससे संबंधित कुछ सरल प्रश्न लेकर हम आए हैं, जिनमें प्रश्नों की संख्या 3 है। आप उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, साहित्यस्य भावा साहित्यम, इस व्युत्पत्तिपरक वाक्य में किसका बोध होता है? विकल्प ए है काव्य का, साहित्य का, कविता का, इन सभी का। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य कथन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, क्या यह कथन विश्वनाथ का है? शब्दार्थों सहितम काव्यम, कि यह कथन भामा का है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द का विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। क्या ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है? शब्द अर्थ समन्वित रूप को साहित्य कहते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है उसका चुनाव करना है आपको। पिछले वीडियो में आपने इन सब पर अच्छे से चर्चा की है, हम सब पढ़े हैं और आपको उत्तर देने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से मुक्तक काव्य के भेद हैं। मुक्तक काव्य का भेद है, ए है प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, लंबी कविता। देखिए, ये प्रश्नों का स्वरूप है कि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। कुछ सरल प्रश्न हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आगे आने वाली वीडियो में उसमें हम जो परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न आए हैं उसको ज़रूर लेके आएंगे। तो आइए उत्तर की बात करते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर है, आप ज़रूर उत्तर देने की कोशिश करिए। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर है इन सभी का, क्योंकि साहित्यस्य भावा साहित्यम, हमने पढ़ा था कि साहित्य का भाव ही साहित्य है, अर्थात जिसमें शब्द और अर्थ दोनों मिले हों, समन्वित रूप हो, उसको हम साहित्य कहते हैं। तो इससे केवल साहित्य का ही बोध नहीं होता है। साहित्य कहने से विभिन्न विद्वानों ने, किसी ने काव्य कहा, किसी ने कविता कहा, तो किसी ने वाङ्मय कहा। तो ये हम साहित्य या इस व्युत्पत्ति परक वाक्य से इन सभी का बोध होता है। तो उत्तर डी आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, वाक्यात्मक रसात्मकम काव्यम, कि वाक्य रस से युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। यह विश्वनाथ का ही कथन है, आचार्य विश्वनाथ जी का ही कथन है। शब्दार्थों सहित काव्यम, शब्द और अर्थ समन्वित काव्य, शब्द और अर्थ से युक्त, जो शब्द अर्थ से युक्त हो वह काव्य है। यह आचार्य भामा का कथन है। ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा है, हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जिस शब्द का विधान करती आई है वह कविता है। यह विकल्प ये गलत है, क्योंकि यह परिभाषा जो काव्य कविता के पक्ष में दी है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। रामचंद्र शुक्ल ने दी है। पिछले आपने पढ़ा था कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। जरूरी नहीं आपको पूरी परिभाषा देख करके पूछा जाए, और ये भी आवश्यक नहीं कि आधा, तो कुछ भी जो मूल भाव है उसको भी केंद्रित करके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तीसरा विकल्प है कि शब्द अर्थ समन्वित रूप को साहित्य कहते हैं। मित्रों, ये इसी का अर्थ है, साहित्यस्य भावा साहित्यम, अर्थात शब्द अर्थ समन्वित रूप को साहित्य कहते हैं। तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रश्न के आधार पर उत्तर विकल्प सी होगा।
तीसरा प्रश्न है, निम्न में से मुक्तक काव्य के भेद हैं। देखिए, मुक्तक काव्य जिसमें काव्य का भाव पूर्व और पर रूप से अर्थ पर निर्भर हो, या जो एक पंक्ति में ही संपूर्ण अर्थ को समाहित कर लेता हो, वह मुक्तक काव्य कहलाता है। इसकी चर्चा हम आगे जब मुक्तक काव्य के भेद में देखेंगे तब पढ़ेंगे। तो यहाँ प्रबंध काव्य ये बंध या शैली के आधार पर एक शैली होती है, अच्छी तरीके से जो बंधा हुआ होता है वह काव्य प्रबंध काव्य होते हैं। और इसके दो भेद होते हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। लंबी कविता ये मुक्तक कविता के अंतर्गत आती है, तो विकल्प डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये तो रही प्रश्नों की बात। अब हम अपने बिंदु पर चलते हैं, हमें आगे क्या पढ़ना है। आज हम इस वीडियो में पिछले वीडियो से आगे के क्रम को देखेंगे। हमने साहित्य के भेद की चर्चा कर ली थी, जिनमें पहला शैली या बंध के आधार पर, शैली या बंध के आधार पर साहित्य के या काव्य के कितने भेद पढ़े थे। पहला प्रबंध, दूसरा निर्बंध या मुक्तक। ये तो शैली होती है, तरीका होता है, जब इसका विभाजन होता है ये भी शैली है। तो आज हम प्रबंध काव्य की चर्चा करेंगे कि प्रबंध काव्य क्या है। देखिए, प्रबंध, प्र उपसर्ग है, प्र मतलब प्रकृष्ट, अर्थात अच्छी तरीके से, कैसी, अच्छी तरह से, जो अच्छे से बंधा हो वो प्रबंध कहलाता है। यह काव्य क्या होता है कि जिसमें काव्य जो अच्छे तरीके से बंधा हो प्रबंध कहलाता है। तो प्रबंध काव्य की हम चर्चा करेंगे। अब हेडिंग डालेंगे प्रबंध काव्य। इतना आप समझ गए होंगे, ये तो आप पिछले वीडियो में भी पढ़े थे, समझे थे। प्रबंध काव्य अर्थ जो अच्छी तरह से बंधा हो वो प्रबंध काव्य का ये सामान्य अर्थ है। और हम देखें, प्रबंध काव्य ऐसी साहित्यिक रचना है, साहित्यिक रचना है जिसके पद परस्पर एक दूसरे से जुड़े तथा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। देखिए, प्रबंध काव्य का अर्थ है कि वह काव्य वह साहित्यिक रचना कि जिसके पद होते हैं एक दूसरे से जुड़े और निर्भर होते हैं, वो प्रबंध काव्य कहलाते हैं। अर्थात कोई भी ऐसी रचना जिसकी कहानी अगर आप पढ़ते हो, सुनते हो, तो अगर उसमें के एक पद दो पद चुरा लिए जाएं तो आपको कमी का महसूस होगी, आपको उसका अभाव होगा कि इसमें से कुछ हटा दिया गया है। अर्थात एक एक पद एक दूसरे से अच्छी तरीके से जो बंधे हों, जिनको हटाया नहीं जा सकता है, वो प्रबंध काव्य कहलाते हैं। कि हम अपनी व्यवहारिक भाषा में समझते हैं। प्रबंध काव्य के भेद, अब आपने तो भेद की चर्चा की थी, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के
दो भेद होते हैं। पहला है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। प्रबंध काव्य के दो भेद हो गए। देखिए, प्रबंध काव्य सबसे ज़्यादा किसने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। उनको प्रबंध काव्य लिखने की संख्या सर्वाधिक इन्हीं की है। मैथिली शरण गुप्त ने सर्वाधिक प्रबंध काव्य लिखे, सर्वाधिक प्रबंध काव्य लिखे। लेकिन अगर बात आए कि प्रबंध शिरोमणि किसे कहा जाता है? प्रबंध शिरोमणि, प्रबंध शिरोमणि की कविता करने में प्रबंध काव्य की शिरोमणि जो अच्छे से या अच्छे भाव को, अच्छे संवादों को अपने काव्य में सम्मिलित किया हो, जिससे उन्हें ये पदवी मिली, तो वो तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी को प्रबंध शिरोमणि कहा जाता है। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना अधिक की है। हालांकि इन्होंने खंड काव्य, मुक्तक काव्य, ये तो प्रबंध काव्य में ही आएंगे, मुक्तक काव्यों की भी रचना की है प्रबंध काव्य के साथ साथ। तो प्रबंध काव्य के विशेषताएं या लक्षण हम देखें कि किसे कह सकते हैं, तो कुछ विशेषताएं हैं। कि पहला है कि इसके प्रबंध काव्य के सभी पद विचार या भाव एक दूसरे से बंधे होते हैं। दूसरा है कि प्रबंध काव्य में आरंभ से अंत तक मूल भाव बना रहता है। ये दूसरा लक्षण है कि इसके सभी पद, ये तो अभी परिभाषा में हमने देखा कि इसके सभी पद विचार या भाव एक दूसरे से बंधे होते हैं। और प्रबंध काव्य में आरंभ से अंत तक, मतलब कि आरंभ से अंत तक जो मूल भाव होता है वो बना रहता है, हटता नहीं है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि इस काव्य में जो कथा होती है वो प्रवाहपूर्ण एवं धारावाहिक होती है, कि कथा का अंत नहीं होता है प्रारंभ से लेकर। जैसे कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तो वो प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है। तो रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल्य रूप से उनके अंतिम समय तक का वर्णन किया गया है। तो उत्तरकांड तक पूरा वर्णन आपको सर्गबद्ध होकर के मिलता है। तो ये प्रबंध काव्य की दूसरी विशेषता है। और इसके अन्य विशेषताओं में कि इसके प्रत्येक पद एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। एक पद हटा देने से भाव तथा कथा प्रवाह
रुक जाता है। ये इसी के व्याख्या आप समझ सकते हैं कि इसके प्रबंध काव्य के प्रत्येक पद एक दूसरे से संबंधित रहते हैं और एक पद हटा देने से इसका भाव तथा कथा प्रवाह रुक जाएगा, अर्थात धारावाहिक नहीं रह पाता है। तो इसकी मुख्य विशेषता है कि धारावाहिकता इसमें होती है। आगे देखेंगे प्रबंध काव्य की अगली विशेषता है कि इसमें आरोह अवरोह या घात प्रतिघात भी होते हैं। इसके या इसमें घात प्रतिघात और आरोह अवरोह बना रहता है। आरोह अवरोह भी होता है, ये लिखिए। देखिए घात प्रतिघात आरोह अवरोह क्या होता है कि कथा जब प्रबंध काव्य में चलती है तो उसमें जीवन के जो सुख दुख होते हैं वो भी आते हैं, उतार चढ़ाव। कभी आप कथा को पढ़ते दुखी हो जाते हैं या सुखानुभूति करते हैं, आनंद की अनुभूति भी लेते हैं और अपने उस प्रबंध काव्य के अंतर्गत जो भाव उत्पन्न होते हैं आपको अपने से लगते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये बिंदु है कि इसमें घात प्रतिघात और आरोह अवरोह बना रहता है। अब हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे, प्रबंध काव्य के भेद। प्रबंध काव्य के भेद, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए पहले तो काव्य है जो बंध के आधार पर प्रबंध काव्य हुआ, ठीक। और प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। देखिए काव्य के भेद में एक प्रबंध काव्य हुआ, दूसरा मुक्तक काव्य। तो हमने प्रबंध काव्य के लक्षण और अर्थ की चर्चा कर ली है। अब हम महाकाव्य की ओर देखते हैं कि महाकाव्य क्या होते हैं, इनके प्रमुख उदाहरण क्या क्या हैं, उस पर बात करेंगे। तो हम दूसरा बिंदु डालेंगे भेद में। पहले महाकाव्य। देखिए महान काव्य, महान मतलब बड़ा विशाल, कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे काव्य जो बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, वो महाकाव्य कहलाते हैं। किसे हम महाकाव्य कह सकते हैं कि ऐसी सुसंबद्ध रचना जिसमें उत्कृष्ट एवं उत्कृष्ट या उदात्त भावों की अभिव्यक्ति हो तथा किसी विशेष चरित्र का सर्वांगीण विस्तृत और व्यापक वर्णन हो, उसे
उसे महाकाव्य या विशाल काव्य कहते हैं, काव्य कहते हैं। देखिए महाकाव्य किसे कह सकते हैं, तो ऐसी सुसंबद्ध मतलब कि अच्छी भी हो और अच्छे से बंधी हो रचना जिसमें उत्कृष्ट या उदात्त भाव की श्रेष्ठ भावों की अभिव्यक्ति हो, अच्छे व्यक्ति के चरित्र का वर्णन हो तथा किसी विशेष चरित्र विशेष जो महान हो या ऐतिहासिक हो, ऐसे व्यक्ति के चरित्र का सर्वांगीण विस्तृत बड़ा हो और व्यापक वर्णन हो, उस क्या है उसे महाकाव्य या विशाल काव्य कहते हैं। ये तो महाकाव्य का अर्थ हुआ, परिभाषाएं नहीं लिखेंगे, अर्थ है। इसके लक्षण क्या है, परीक्षा में लक्षण पूछे जाते हैं या उदाहरण पूछे जाते हैं कि क्या है महाकाव्य, क्या है या महाकाव्य के लक्षण क्या है। देखिए पहला है लक्षण या विशेषता एक ही होती है कि महाकाव्य को, पहला ये है कि ये बड़ा होने से ही इसको महाकाव्य कहा गया है। तो महाकाव्य को आकार की दीर्घता होने के कारण, आकार की दीर्घता होने के कारण इसे महाकाव्य कहा गया है। महाकाव्य कहा गया है। तो सबसे सामान्य लक्षण ये है कि इसे महाकाव्य क्यों कहा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता या लक्षण है कि यह अनेक सर्गों या सर्गों व उपसर्गों में विभक्त होता है, उपसर्गों में विभक्त होता है। किंतु आठ सर्ग से कम सर्ग नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग अवश्य होने चाहिए। 8 सर्गों से कम होने पर उसे महाकाव्य नहीं माना जा सकता है और उससे अधिक सर्ग हो सकते हैं। जैसे आप पद्मावत देखेंगे, पद्मावत इसका है, जायसी जी का है, तो इसमें 57 खंड या सर्ग हैं। तो जैसे कामायनी है तो उसमें 15 सर्ग है, कामायनी में 15 सर्ग है, ठीक। तो मतलब कि 8 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन एक टिप्पणी लिखेंगे कि जैसे आप कहेंगे कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है, रामचरितमानस को आप किस कोटि में रख सकते हैं, तो इसे तो कहा जाता है कि महाकाव्य है। लेकिन ये अगर कहें कि अवधि का प्रथम महाकाव्य है तो ये गलत है कि अवधि का प्रथम महाकाव्य इसे नहीं माना जा सकता, क्योंकि 1540 में लिखा गया पद्मावत अवधी भाषा में ही है। इसके लेखन शैली का आधार तुलसीदास जी ने लिया था, इसलिए अवधि का प्रथम महाकाव्य तो पद्मावत को ही माना जाता है। और रामचरितमानस में 7 ही कांड हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण लक्षण है कि महाकाव्य में 8 सर्ग से कम सर्ग नहीं होने चाहिए, लेकिन रामचरितमानस में 7 ही कांड हैं, फिर भी वो महाकाव्य है। क्यों? क्योंकि उनकी लेखन शैली, संवाद इत्यादि की उत्कृष्टता और उदात्त उत्कृष्ट भाव के अधिकता के होने के कारण उसे महाकाव्य की कोटि में रखा गया है। ये अपवाद स्वरूप है। आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा के महाकाव्य के और भी लक्षण है। तीसरा बिंदु है महाकाव्य में, ये भी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है
कि महाकाव्य में सभी रसों की अभिव्यक्ति होती है, किंतु श्रृंगार, वीर या शांत, श्रृंगार, वीर और शांत रस में से एक रस की प्रधानता होती है, देखिए कि ये इस बार टीजीटी में पूछा गया था कि कौन से महाकाव्य का लक्षण नहीं है, और इसी विकल्प को अधिकतर सभी ने उत्तर मान लिया था, किंतु विकल्प में थोड़ा बदल कर दिया गया था। देखिए इसमें सभी रस तो आप उसका प्रबंध काव्य में सभी रसों का वर्णन तो रहता है, अभिव्यक्ति रहती है, किंतु श्रृंगार, वीर या शांत रस, इनमें से एक ही प्रधान रस होता है। जैसे बात करें रामचरितमानस महाकाव्य है, तो ये रामचरितमानस कौन सा रस प्रधान है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो ये शांत रस प्रधान है, शांत रस प्रधान काव्य है, महाकाव्य है। ऐसे ही और है जैसे प्रबंध काव्य है, कामायनी है, इन सब में भी एक रस की प्रधानता होती है, बाकी सभी रसों की अभिव्यक्ति होती है। अगले बिंदु, चौथा बिंदु है, इसके लक्षण में हम लक्षण देख रहे हैं कि महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों, मोक्ष की सिद्धि इसका उद्देश्य होता है, और इनमें से एक पुरुषार्थ प्रधान होता है, एक पुरुषार्थ की प्रधानता होती है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी को प्राप्त करने का उद्देश्य होता है। जो महाकाव्य का नायक होता है उसको उस ओर प्रवृत्त दिखाया जाता है कि उसकी सिद्धि के लिए वो इतने कार्य करता है, लेकिन उनमें से एक पुरुषार्थ की प्रधानता होती है, चाहे वो काम की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, अर्थ की प्राप्ति हो या धर्म की प्राप्ति हो, तो एक में ही दिखाया गया है। जैसे रामचरितमानस में धर्म की हर का धर्म बताया गया है कि भाई का भाई के प्रति धर्म हो गया, पत्नी और पति का क्या धर्म है, माता पिता और पुत्र का क्या धर्म है, तो सभी का, प्रजा और राजा का संबंध में क्या धर्म है, क्या सेवा है, तो एक पुरुषार्थ प्रधान होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। पांचवा बिंदु है महाकाव्य का नायक धीरोदात्त श्रेणी का होना चाहिए, धीरोदात्त श्रेणी का होना चाहिए। धीरोदात्त गुणों से युक्त होना चाहिए, गुणों से युक्त हो, ये भी इसके लक्षण है। आवश्यकता है कि महाकाव्य का जो नायक है वो धीरोदात्त है। देखिए नायक कितने प्रकार के होते हैं, ये हम काव्य शास्त्र जब शुरू करेंगे उसमें बताएंगे कि नायक जैसे धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदात्त, ये नायक के भेद हैं, नायिकाओं के कितने भेद हैं, तो ये काव्य शास्त्र का विषय है। छठा बिंदु है, ये तो सामान्य है कि महाकाव्य में नायक के साथ प्रतिनायक का भी समावेश होना चाहिए, कि यदि खलनायक नहीं रहेगा तो कोई भी महाकाव्य अच्छा नहीं होता है, तो उसमें नायक के साथ प्रतिनायक का भी समावेश हो, नायक के साथ प्रतिनायक
का भी समावेश हो, ऐसी आवश्यकता है। और आगे कि इसके प्रत्येक सर्ग में छंद परिवर्तन, प्रत्येक सर्ग में एक छंद प्रधान हो, एक छंद हो, किंतु सर्गांत मतलब सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। छंद परिवर्तन अवश्य होना चाहिए, या होना चाहिए, लिखिए परिवर्तन होना चाहिए। बहुत सारे लक्षण हैं इसके, एक और लिख लीजिए कि इसमें ऋतु वर्णन का भी वर्णन होता है, ऋतुओं का और प्राकृतिक वस्तुओं का। महाकाव्य में ऋतु परिवर्तन का वर्णन तथा सर्गांत में आगामी सर्ग की सूचना देनी चाहिए। देखिए महाकाव्य का एक सर्ग जहाँ समाप्त होता है वहीं पर अगले सर्ग की सूचना दे देनी चाहिए कि आगे भी एक सर्ग है जो उसकी कथा का वर्णन आगे दिया गया है। तो ये प्रमुख लक्षण थे महाकाव्य के। हम प्रबंध काव्य के दो भेद पढ़ रहे हैं, जिनमें पहला महाकाव्य है, दूसरा खंड काव्य है। ये प्रबंध काव्य के दो भेद हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे कि हिंदी के प्रमुख महाकाव्य कौन कौन से हैं। थोड़ी से इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, बस उसमें वही लिखेंगे कि कौन कौन से महाकाव्य आते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, केवल वही। इससे आपको ये ज्ञात होगा कि ये महाकाव्य है कि खंड काव्य है, आपको इससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। रीडिंग डालेंगे कि हिंदी के प्रमुख महाकाव्य, जैसे सबसे पहले लिखेंगे कि पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है। इसमें 69 सर्ग हैं और ये विक्रमी संवत 1400 ईस्वी में लिखा गया था। ये तो जब हम साहित्य का अध्ययन करेंगे तब वहाँ पर गहराई से देखेंगे। केवल आप ये देखिए कि कौन कौन से महाकाव्य हैं। इसमें 69 सर्ग हैं। 69 सर्ग मतलब कि 8 से ज़्यादा हैं, कम तो नहीं है। चंद बरदाई के हैं। पद्मावत ये जायसी जी की रचना है। जायसी जो सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। इनके इस महाकाव्य में 57 खंड हैं। 57 खंडों का वर्णन है और ये अवधि का महाकाव्य है। रामचरितमानस ये आदिकाल का हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना गया है। रामचरितमानस तुलसीदास रामचंद्रिका
किसकी है? आचार्य केशवदास, आचार्य केशवदास। साकेत, ये भी महाकाव्य है। ये गुप्त जी का है, मैथिली शरण गुप्त, द्विवेदी युग के कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास हरिऔध जी, हरिऔध का महाकाव्य है। कृष्णायन, कृष्णायन द्वारिका प्रसाद मिश्र, द्वारका प्रसाद मिश्र का महाकाव्य है। कामायनी, कामायनी जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। उर्वशी, देखिए उर्वशी नाम से आपको 2 रचनाएं मिल जाएंगी, लेकिन ये महाकाव्य उर्वशी नाम का रामधारी सिंह दिनकर का है। दिनकर, इनका कुरुक्षेत्र है वो खंड काव्य में आता है। उर्मिला, उर्मिला महाकाव्य है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, नवीन जी की रचना है। आगे हम इधर लिख देते हैं। एकलव्य, एकलव्य रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का महाकाव्य है। ये एकांकी के जनक कहलाते हैं, प्रमुख एकांकीकार हैं। पार्वती रामानंद तिवारी की है, पार्वती रामानंद तिवारी। और है तारक वध, तारक वध गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश का है, गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश, इनका उपनाम गिरीश है। और सिद्धार्थ तथा वर्धमान, ये अनूप शर्मा जी के यहाँ महाकाव्य है। अनूप शर्मा जो द्विवेदी युग के प्रमुख, द्विवेदी युग के ये रचनाकार हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में और खड़ी बोली में भी साहित्य लिखा है। तो ये प्रमुख महाकाव्य थे। आगे हम देखेंगे खंड काव्य के बारे में चर्चा करेंगे, खंड काव्य के लक्षण और उसके प्रमुख और हिंदी के प्रमुख खंड काव्य, उस पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धैर्य रखिए और पढ़ते रहिए, आपको सब कुछ डीप मिलेगा, अच्छे से समझ में आएगा। और जो ना समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगर आप कुछ मुझे हिंट देना चाहते हैं कि ऐसे पढ़ाइए ऐसे पढ़ाइए, तो वो भी मुझे स्वीकार होगा। धन्यवाद।